वेलकम टू माय चैनल दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। जैसे कि आप लोगों को पता होगा, हम लोग अभी मोस्ट इम्पोर्टेंट बीपीएससी का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है मॉडर्न हिस्ट्री का या और जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन रह सकते हैं आपके बिहार शिक्षक बहाली 2023 के नज़र में रहते हुए, उसका हम लोगों ने एक सीरीज चला रखा है। इस सीरीज का ये क्लास नंबर 7 है। अगर कि आपने लास्ट 6 क्लास नहीं देखे हैं तो पहले जाकर उस 6 क्लास को देख लीजिए, उसके बाद क्लास नंबर 7 देखें, क्योंकि इसमें एक सिस्टमेटिक और सीक्वेंस वाइज आपको क्लास कराया गया है। तो क्लास 6 आप लोग ज़रूरी से ज़रूर देखें, उसके बाद क्लास 7 देखिएगा तो अच्छे से समझ में आएगा। आई होप कि आप मेरे बात समझ रहे होंगे। टोटल ये हिस्ट्री का मेरा अभी 10 क्लास चलेंगे, तो 7वां क्लास चल रहा है। 3 क्लास और आप लोगों को मिलेंगे, उसके बाद हम लोग जैसे बता सकते हैं या तो हम लोग ईवीएस स्टार्ट करेंगे, या तो जियोग्राफी स्टार्ट करेंगे, या तो साइंस स्टार्ट करेंगे। ये तीनों में से क्या हम स्टार्ट करें, आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। जिसका वोटिंग ज़्यादा होगा मैं उसी को स्टार्ट कर दूंगा। तथा आप मेरे को बस सपोर्ट करते जाइए। मैं विद इन अ टाइम आप लोगों को शिक्षक बहाली के रिगार्डिंग जो भी सिलेबस बीपीएससी ने जारी किया है उसको इतने अच्छे से प्रिपरेशन करा दूंगा ना, तो अच्छे अच्छे जो कोचिंग संस्थान है आपको वो लोग नहीं कराएंगे। तो आई होप कि आप लोग बात समझ रहे होंगे। मैं बस इसलिए कह रहा हूँ कि बस आप मेरे को सपोर्ट, मतलब क्या हुआ, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए तथा इस वीडियो को शेयर कर लीजिए। मैं ये भी नहीं बोलता, मैं इसलिए ये बात बोल रहा हूँ कि बिहार शिक्षक का जितने भी अभ्यर्थी हैं जो तैयारी कर रहे हैं वो उनका सिलेक्शन एक बार में हो जाए। जैसे कि आपको पता होगा बीपीएससी ने जो अपना नोटिफिकेशन जारी किया है उसमें अधिकतम मात्र 3 बार ही ये आपको दिया है फॉर्म भरने का। अगर के 3 बार में आप बिहार शिक्षक नहीं बन पाते हैं तो आप कभी भी इस नए नियमावली के अनुसार शिक्षक नहीं बन सकते हैं। इसी की वजह से मैं इतना घबराया हुआ है कि जो भी बच्चे हैं अपना एक अटेम्प्ट को ख़राब ना करें, अच्छे से एफर्ट देकर अपना एग्ज़ाम क्रैक कर रहे हैं। तथा ये जैसे ही आज, जैसे कि मैं वीडियो जो शूट कर रहा हूँ, आज जो डेट है 4 जून डेट है, तो आज शाम को ही एक और वीडियो आने वाली है जिसमें हम क्लास 5 का जो पर्यावरण और हम ईवीएस का बुक है उसका जो है समरी अपलोड करूँगा, उसका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको अपलोड करूँगा। तथा उस वीडियो को मतलब अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब बिना देर किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर कि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें तथा लास्ट वीडियो आप लोग जरूर जाकर देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, जो पहला मेरा क्वेश्चन है, जय हिंद का नारा किसने दिया था? जेएल नेहरू ने, सुभाष चंद्र बोस ने, भगत सिंह ने या बीजी तिलक ने? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने होगा। तथा यहाँ पे कुछ ऑप्शन है उसके बारे में हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे कि जेएल नेहरू ने भी यहाँ पे एक नारा दिया था, वो नारा था आराम हराम है। आपका अगर के परीक्षा में पूछ सकता है कि आराम हराम है किसने दिया, तो जेएल नेहरू ने दिया था। तथा भगत सिंह ने भी एक नारा दिया था इनकलाब जिंदाबाद का। तथा बीजी तिलक ने भी दिया था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। आई होप कि आप बातें समझ रहे होंगे। थोड़ा सा तबीयत मेरा ठीक नहीं है, इसलिए थोड़ा साउंड में कोई प्रॉब्लम होगा, थोड़ा मैनेज कीजिएगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों। आज़ाद हिंद सरकार की घोषणा की गई किस तारीख को? 26 जनवरी 1930 को, 8 अगस्त 1942 को, 21 अक्टूबर 1943 को या 18 अगस्त 1946 को? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों मेरा होगा ऑप्शन नंबर सी, 21 अक्टूबर 1943 को। जहाँ पर डिस्कशन की ज़रूरत होगा मैं कर दूंगा, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज़ाद हिंद फौज का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित है? टोक्यो में, रंगून में, बर्लिन में, दिल्ली में? जैसे कि पता है आज़ाद हिंद फौज की जो स्थापना हुआ था 1943 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस ने किया था। तथा उस समय जो इसका स्थापना हुआ था सिंगापुर में हुआ था, जो तत्कालीन सिंगापुर को मलय के नाम से जाना जाता था। तो उस समय 1943 में जब स्थापना किया था तो एक साल के बाद 1944 में सुभाष चंद्र बोस ने जो अपना प्रधान कार्यालय था वो सिंगापुर से ट्रांसफ़र करके रंगून में कर दिए थे। तो इसका राइट आंसर मेरा हो जाएगा रंगून। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है मेरा? निम्नलिखित में से किस एक ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था? महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, राम मनोहर लोहिया या सरदार वल्लभ भाई पटेल? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा मेरा, राइट आंसर उसका होगा मेरा यहाँ पे रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर ने जब शांति निकेतन जो है कोलकाता में थे सुभाष चंद्र बोस के साथ में 1938 में जब ये निर्विरोध चुनाव जीते थे, उसी समय इन्होंने बोला था कि जो देश नायक हैं वो सुभाष चंद्र बोस हैं। तथा महात्मा गांधी ने भी सुभाष चंद्र बोस को देशभक्तों का देशभक्त
नाम से बुलाया था उस समय। तो आपको ये भी पूछ सकता है कि सुभाष चंद्र बोस को किसने देशभक्तों का देशभक्त कहा था, तो वो कहा था महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, आप बीच में छोड़ के चले जाइएगा, बहुत आगे बाद में परेशानी होने वाली है। बस मैं आपको यही कहूँगा। किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? ऑप्शन है महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक या भगत सिंह ने। तो ये जो मेरा इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, राइट आंसर होगा 1943 में, जब आज़ाद हिंद फौज की स्थापना हो रहा था। उस समय सुभाष चंद्र बोस ने कहा था अभी तो हम लोगों ने कुछ नहीं किया है अपने देश के लिए, अभी तो अपने सर का आहुति देना स्वाधीनता के लिए अभी बाकी है। उसी समय इन्होंने ये नारा दिया था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। आई होप कि आप बातें समझ रहे होंगे। यहाँ पे जो एक और ऑप्शन है मेरा भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। तथा एक है महात्मा गांधी ने करो और मरो का नारा दिया था। और बाल गंगाधर तिलक के लिए स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। आई होप कि आप मेरे बातों समझ रहे होंगे। नेक्स्ट तरफ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से जुड़े और आईएनए आंदोलन के साथ जुड़े रहे। पहले हम देख सकते हैं यहाँ पे एक दो टर्म आ रहा है आईएनए और फॉरवर्ड ब्लॉक। जो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना हुआ था 1939 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस ने किया था, तथा सेम इन्होंने आईएनए की स्थापना 1942 ईस्वी में किया था। तो इसका जो ऑप्शंस है इस क्वेश्चन का, जयप्रकाश नारायण, शीलभद्र, वैकुंठ शुक्ल या राम नारायण प्रसाद, तो इसका राइट आंसर जो होगा मेरा दोस्तों शीलभद्र याजी होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं बीपीएससी 2016 में ये सवाल पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, एक सेकंड दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से किसने द फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई? द फ्री इंडियन लीजन नामक, तो वो सेना जो ऑप्शन है इसका देख लेते हैं, लाला हरदयाल, रास बिहारी बोस, सुभाष चंद्र बोस, बीडी सावरकर। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों मेरा होगा सुभाष चंद्र बोस ने। तथा एक लाला हरदयाल ने भी 1913 ईस्वी में एक सेना बनाई थी। कौन सा सेना बनाई थी आप उसको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं बताऊंगा बाद में, ठीक है। आप नेक्स्ट की सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इनमें से किसने रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की स्थापना की? ऑप्शन है रास बिहारी बोस, वल्लभ भाई पटेल, लक्ष्मी स्वामीनाथन सुभाष चंद्र बोस। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों सुभाष चंद्र बोस होगा। वीडियो को अगर अभी तक आप लोग लाइक नहीं किए तो जल्दी से लाइक कर लो दोस्तों, आप लोगों के लिए ही इतना हम मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट के सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल मेरा है, आज़ाद हिंद फौज के किस सैनिक को 7 वर्षों का कारावास का दंड दिया गया था? ऑप्शन है अरुणा आसफ अली ऑप्शन बी शाहनवाज, ऑप्शन सी राशिद अली, ऑप्शन डी रास बिहारी बोस। तो इसका जो राइट आंसर होगा राशिद अली होगा। आज़ाद हिंद फौज का जब स्थापना किया गया था उस समय अंग्रेज़ों के द्वारा इसको गिरफ्तार करके इनका मुकदमा लाल किला पर चल रहा था, तो उसी के बारे में ये बातें हो रही है। नेक्स्ट सवाल है जो मेरा, नेक्स्ट सवाल है, आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों के उनके लाल किले में चल रहे मुकदमे में उनके पक्ष से निम्नलिखित में से किसने वकालत की थी? CR दास, MA जिन्ना, मोतीलाल नेहरू या सर T स्प्रू ने? किसने किया था? अब देख सकते हैं ये सवाल मतलब कितनी बार पूछा गया, 2008 में, 2010 में, 2013 में, UPPCS में। तो इतना गारंटी है, मतलब ज़्यादा चांसेस है कि आपका जो शिक्षक बहाली चल रही है उसमें पूछ सकता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा सर TV स्प्रू होगा। हमेशा याद रखें, आप जो भी लास्ट क्लास मैंने पढ़ाए हैं उसका 6 क्लास जो लास्ट हो गए हैं उसका आप रिवीजन करते रहिए। अगर रिवीजन नहीं कीजिएगा तो आप बिल्कुल भूल जाइएगा और पढ़ाने का मेरा बिल्कुल कोई मतलब नहीं रह जाएगा। फिर हमेशा आप बीच बीच में जब भी आपको टाइम मिला वीडियो को उसको आप लोगों को रिवाइज करते रहिए, देख लीजिए या तो डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल मेरा क्या है? नेक्स्ट सवाल है, इनमें से 1945-46 में दिल्ली में हुए आईएनए के मुकदमे के पक्ष में वकील कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, भूला भाई देसाई, KM मुंशी, सरदार पटेल या कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों होगा वो भूला भाई देसाई होगा। जैसे कि देख सकते हैं BPSC 2020 में पूछा गया सवाल है। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है मेरा? नेक्स्ट सवाल नहीं है, थोड़ा सा कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको देख लेते हैं। ये आपको एग्जाम में डायरेक्ट टू डायरेक्ट देखने को मिल सकते हैं। जो वेवेल योजना थी, आप डेट नहीं भी याद रखें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको ईस्वी सन याद रहना चाहिए। वेवेल योजना जो शुरुआत हुई थी 1945 ईस्वी में, शिमला सम्मेलन जो हुआ था
1945 ईस्वी में। यहाँ पे एक और आता है शिमला सम्मेलन और शिमला समझौता। तो शिमला समझौता जो हुआ था 1972 ईस्वी में हुआ था, भारत और पाकिस्तान के बीच आधी रात में यह सम्मेलन हुआ था, याद रखिएगा। शिमला सम्मेलन और समझौता में आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। शिमला सम्मेलन जो हुआ था 1945 में हुआ, शिमला सम्मेलन जो हुआ 1972 में हुआ। आई होप कि आप बातें समझ रहे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, नौसेना विद्रोह कब हुआ था? 1946 में हुआ था। आज़ाद हिंद फौज की पर मुकदमा कब हुआ था? 1945 में ये मुकदमा हुआ था जो लाल किला पर चल रहा था। नेक्स्ट सवाल की तरफ देखते हैं। सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक गुरु कौन था? ऑप्शन है जीके गोखले, सीआर दास, बीपी पॉल, बीजी तिलक। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सीआर दास ने, ठीक है। और एक महान एक शख्सियत का जो राजनीतिक गुरु थे जीके गोखले थे, वो कौन है? आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कौन है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है मेरा, कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो इसको पहले सवाल को बताने से पहले कुछ मैं इसका बैकग्राउंड आपको समझा देता हूं। जैसे कि आपको पता होगा 1942 ईस्वी में क्रिप्स मिशन भारत आता है तथा भारत को एक डोमिनियन स्टेट देने का घोषणा करता है। अब डोमिनियन स्टेट क्या है मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए मैं इस वीडियो में नहीं बताऊँगा। तो जो डोमिनियन स्टेट के बारे में उन्होंने देने का बात करता है, भारतीयों ने उसको ठुकरा देता है। उसके बाद क्रिप्स मिशन रद्द हो जाता है, उसके बाद वापस चला जाता है तथा कैबिनेट मिशन के रूप में एक वहाँ का जो इंग्लैंड का प्रधानमंत्री थे फिर भेजते हैं 3 सदस्यों का एक ग्रुप में, जिसका जो हेड होते हैं सर पैट्रिक लॉरेंस होते हैं और तथा जो 2 और सदस्य होते हैं वो जो लास्ट टाइम में आए होते हैं स्टैनफोर्ड क्रिप्स और एक होते हैं एवी अलेक्जेंडर। 3 लोग भारत आते हैं, उसी 3 स्तरीय कमेटी को हम लोग बोलते हैं कैबिनेट मिशन। और आगे जैसे जैसे क्वेश्चन मिलते जाएंगे मैं इसके बारे में आपको बताते जाऊँगा। आई होप कि आप इतने बातें समझ गए होंगे। अब इस सवाल को देख लेते हैं। कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? एवी एटली, स्टैनफोर्ड क्रिप्स, एटली या लॉरेंस के द्वारा? तो ये जो इसका राइट आंसर होगा वो मेरा होगा पी लॉरेंस के द्वारा। एवी लॉरेंस, पी लॉरेंस, एवी लॉरेंस कहीं कहीं देते रहता है, आप लोग लॉरेंस याद रखिए। सर पैट्रिक लॉरेंस भी होता है, इसका फुल फॉर्म होता है पी का, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है मेरा, इनमें से कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। जैसे कि हम लोग 3 अभी सदस्य के नाम आपको बता दें, एक सर पैट्रिक लॉरेंस थे, एक स्टैनफोर्ड क्रिप्स थे, एक एवी अलेक्जेंडर थे। और कौन नहीं थे? तो मेरा वेवेल राइट आंसर हो जाएगा, ये सदस्य नहीं थे, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है मेरा, निम्नलिखित में से किस एक ने भारत के लिए त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था की प्रस्ताव रखा था? ऑप्शन है नेहरू समिति, साइमन कमीशन, क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन। तो ये कौन रखा था? वो रखा था कैबिनेट मिशन ने। अब इस ऑप्शन को देखते हैं, साइमन कमीशन कब आया था? 1928 ईस्वी में, क्रिप्स मिशन 1942 ईस्वी में। तो ये हमेशा ये सब चीज़ याद रखा कीजिए, भूलिए नहीं। लास्ट क्लास का जो रिवीजन करते रहिए, मैं बार बार यही बोलूँगा, नहीं तो पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं रह जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, 1946 का कैबिनेट मिशन 3 कैबिनेट मंत्रियों से गठित था, निम्नलिखित में से कौन से सदस्य नहीं है? देख रहे हैं ये सवाल कितनी बार रिपीटेड हुआ है। वो 3 जो सदस्य थे उसमें कौन कौन थे, कौन नहीं थे, कौन अध्यक्ष था, ये बार बार सवाल पूछा जा रहा है, तो आप हमेशा याद रखें, ठीक है। ऑप्शन है सर पैट्रिक लॉरेंस, ये तो अध्यक्ष थे, एवी अलेक्जेंडर ये सदस्य थे, स्टैनफोर्ड क्रिप्स ये सदस्य थे। तो ये सदस्य कौन नहीं था? लॉर्ड एमरी नहीं थे। तो इसका राइट आंसर मेरा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है मेरा, इसका प्रस्ताव मई में आया, इसमें अभी भी भारत को विभाजन मुक्त रहने की आशंका थी, जिसका ब्रिटिश प्रांतों से मिलकर बने एक संघीय राज्य का स्वरूप होना था। किसका उदाहरण है? किसके संबंध में ये चीज़ बोला गया है? साइमन कमीशन, गांधी इरविन समझौता, क्रिप्स मिशन या कैबिनेट मिशन? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरा कैबिनेट मिशन हो जाएगा। अब गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था? आप मेरे कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर से जरूर बताएं, ये सारा का सारा मैंने लास्ट वीडियोज़ में कवर कर चुके हैं, ठीक है। उसके बाद जो कैबिनेट मिशन आया था 1946 में, उसमें क्या कुछ डिसीजन लिया गया था उसके बारे में हम कुछ फैक्ट देख लेते हैं। आपका एग्जाम में ये भी देखने को मिल सकता है। जैसे कि जब वो भारत आया था उसमें कुछ प्रस्तावों पर घोषणा किया गया। वो प्रस्ताव कौन कौन थे? पहला जो था, भारत की एकता बनाई रखी जाए, जो कि पाकिस्तान अलग देश का मांग कर रहा था और स्टार्टिंग में था कि नहीं, उसको अलग नहीं किया जाएगा। मुस्लिम लीग के पाकिस्तान की मांग को ठुकराया। उसके बाद भारत एक संघ होगा जिसमें ब्रिटिश प्रांत एवं देशी रियासतें शामिल होंगी, ठीक है। उसके बाद 4 नंबर जो था, संविधान निर्मात्री संघ यानी कि संविधान सभा का गठन किया जाएगा।
ठीक है। ये 4 जो प्रस्ताव थे कैबिनेट मिशन के द्वारा पास किया गया था। ये भी आप लोग का ऑप्शंस में ऐसा कुछ सवाल देखने को मिल सकते हैं इसके रिलेटेड, तो आप इस फैक्ट को याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है मेरा, वो कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड वेबल दोनों की अहर्ताएँ देखी। जैसे कि हम लोग जानते हैं, लास्ट वीडियो में बताए थे, 1940 से ईस्वी से लेकर 1945 ईस्वी तक कांग्रेस का कोई अधिवेशन नहीं हुआ था। उसमें मात्र और मात्र जो अबुल कलाम आज़ाद थे 1940 ईस्वी में उनको अध्यक्ष बनाया गया था, वही कंटिन्यू रहते हैं। तो इसी बीच में ये दोनों लोग आते हैं, तो उसका जो कांग्रेस का अध्यक्ष कौन होगा, तो मेरा हो जाएगा अबुल कलाम आज़ाद। आई होप आप बात याद रखिएगा। उसके बाद और इसमें कुछ ऑप्शन दिए गए हैं। जेबी कृपलानी जो थे, जेबी कृपलानी भारत के स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, तथा जो सी राजगोपालचारी थे स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल बने थे सी राजगोपालचारी, तथा जवाहरलाल नेहरू मेरे प्यारा भारत का प्रथम प्रधानमंत्री थे। इतना याद रखिएगा। सॉरी, नेक्स्ट तरफ की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन की तरफ। कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन था। सेम वही क्वेश्चन आपका आ गया, तो इसका राइट आंसर मेरा होगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है मेरा, संविधान सभा जिसने भारतीय संविधान का निर्माण किया का गठन किया गया था, किसके अनुसार किया गया था। ऑप्शन है इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट के अंतर्गत, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के अंतर्गत, महारानी की घोषणा के अंतर्गत, या कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत। तो संविधान सभा का जो दोस्तों गठन हुआ था वो कैबिनेट मिशन 1946 के अंडर में गठन हुआ था, ठीक है। इतना बात आप लोग समझ गए थे। उसके बाद यहाँ पे एक सवाल है, संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ। 16 अगस्त 1947, 26 जून 1948, 9 दिसंबर 1946 या 26 नवंबर 1946 को। तो इसका जो राइट आंसर होगा 9 दिसंबर 1946 को। यहाँ पे 3 डेट आता है, एक 9 दिसंबर, 11 दिसंबर और 13 दिसंबर। ये तीनों डेट आप लोग याद रखिएगा, ये तीनों से सवाल खूब बनते हैं। 9 दिसंबर के जो संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था, इसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी सदस्य नियुक्त किया गया था। उसके 2 दिन के बाद जो 11 दिसंबर को संविधान सभा का अधिवेशन हुआ था, इसमें अस्थाई अध्यक्ष जो था वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। उसके बाद जो 13 दिसंबर का संविधान सभा का अधिवेशन होता है, उसमें जवाहरलाल नेहरू ने एक उद्देश्य प्रस्ताव पारित करते हैं, जिसमें संविधान सभा के बनाए गए समितियों के बारे में जिक्र करते हैं, ठीक है। आई होप कि आप ये 3 डेट 9, 11, 13 दिसंबर 1946 नहीं भूलिएगा, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट सवाल है, सच्चिदानंद सिन्हा किसके साथ जुड़े थे। भारत छोड़ो आंदोलन, दांडी मार्च, सविनय अवज्ञा आंदोलन, या इसमें कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा 1942 भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी, दांडी मार्च 1930 ईस्वी, याद रखिएगा, ठीक है। और नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है मेरा, निम्न में से किसने ब्रिटिश युग की केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली एवं स्वतंत्र भारत के संसद में अध्यक्ष का पद संभाला, यानी कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। यही बस डायरेक्ट आप याद रखिएगा, यानी कि जीवी मालवांकर मेरा यहाँ पे राइट आंसर होगा। ये अनंत अयंगद पहलम उपाध्यक्ष थे, याद रखिएगा इसको भी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सवाल क्या है मेरा, 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी। 1946 में जो अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता होती वो किसने की थी, तो वो की थी जवाहरलाल नेहरू ने। ये ऑप्शन आप पढ़ लीजिएगा, आप ऑप्शन याद रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देख रहे हैं जैसे ये सवाल जो पूछा गया IAS 2003, आप लोगों को बीपीएससी चाह रहा है कि आप IAS बनकर आएँ, न कि बिहार शिक्षक बन के आए। इन बातों का आप हमेशा याद रखें। आप हर चीज़ों को अच्छे ढंग से पढ़िए तथा अपने आने वाले भविष्य यानी बच्चों के भविष्य को संवारने में अपना योगदान कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट सवाल जो है, 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था। ऑप्शन है रक्षा विभाग, विदेश विभाग, खाद्य एवं कृषि विभाग, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों खाद्य एवं कृषि विभाग, जो हमारा प्रथम थे राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति, उनके पास अंडर में थे खाद्य एवं कृषि विभाग, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है मेरा, अंतरिम सरकार 1946 में रेल मंत्रालय किसके अंडर में था। बलदेव सिंह, टी चुंद्रीनगर, सॉरी कुछ भी हो पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा अच्छे से, चुंद्रीगर, अब्दुल रब निस्तार, या आसफ अली। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों आसफ अली था। एक बलदेव सिंह के बारे में सवाल आता है, रक्षा मंत्रालय इनके अंडर में था। प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे, बलदेव सिंह थे। आप इतना बातों को याद रखें,
ठीक है। और नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है मेरा, निम्नलिखित में से कौन सी तिथि को मुस्लिम लीग ने सीधी कार्रवाई दिवस के रूप में मनाया था? 13 अगस्त 1946, 14 अगस्त 1946, 15 अगस्त 1946 या 16 अगस्त 1946? तो इसका जो राइट आंसर होगा 16 अगस्त 1946 को। जैसे ही कैबिनेट मिशन ने पाकिस्तान को अलग राष्ट्र घोषित करने से माना कर दिया गया था, उसी समय मुस्लिम लीग ने एक भय का माहौल बनाया बाहर में। जैसे नोआखली जो दंगा हुआ था, ये सब हुआ था, उसी को यहाँ पे सीधी कार्रवाई दिवस के रूप में मनाया था इन्होंने। मतलब डराने का, धमकाने का एक गंदा सा माहौल बनाया था कि अगर कि आप हमको अलग नहीं कीजिएगा तो फिर बहुत गलत हो रहा है हमारे साथ। और मुस्लिम लीग ने उस समय ये भी बयान दिया था कि हिंदू मुस्लिम एक साथ नहीं रह सकते हैं, इसलिए पाकिस्तान का बनाना बहुत ज़रूरी है। उसी दिन को यहाँ पे 16 अगस्त 1946 सीधी कार्रवाई दिवस के रूप में मनाया था। आई होप कि अब बात आप लोग समझ रहे होंगे। ये जो मेरा क्वेश्चन था, लास्ट क्वेश्चन था, आप लोग का ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर से ज़रूर बताएं। आपका फीडबैक क्या है, अच्छा हो बुरा हो कुछ भी हो, ज़रूर से ज़रूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आज शाम को वीडियो अपलोड हो गए समरी का वीडियो क्लास 5 का, आप उसको देखना ज़रूर से ज़रूर न भूलें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, बाय बाय। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।